डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मेनली हमने सेल का इंट्रोडक्शन और सेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं उनका एक ओवरव्यू देखा था, और साथ में जो प्रोकैरियोटिक सेल है और साथ में न्यूक्लियस है वो डिस्कस किया था। इस पार्ट में मेनली हम यूकैरियोटिक सेल और उसके अंदर पाई जाने वाली अलग अलग ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, सेंट्रियोसोम्स या सेंट्रियोल्स भी बोला जाता है, और राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपरेटस हैं। तो ये हम मेनली इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट फ्लूइड जो भरा होता है उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, छोटे छोटे चैम्बर पाए जाते हैं, और ये चैम्बर अलग अलग नाम इनके दिए गए हैं जो हम सेल ऑर्गेनेलीज जिनको बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। और इन कंपार्टमेंट में अलग अलग जो काम है वो देखे जाते हैं। मतलब ज़्यादा जो सिस्टमेटिक तरीके से जो काम किया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर एनवलप। इनकी खास बात और क्या होती है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वो एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है और वो स्पष्ट दिखाई देता है। डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी हम बोल सकते हैं। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ लोकोमोटरी का मतलब है जो लोकोमोशन करती हैं या लोकोमोशन में मदद करती हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, जो इसकी स्ट्रक्चर को इतना आसानी से नहीं समझा जा सके। और कुछ साइटोस्केलेटल का मतलब है सेल के अंदर जो ढांचा है, सेल की जो शेप को बनाए रखने का काम करता है, तो वो स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो यहाँ पे क्रोमोसोम के रूप में संगठित होता है, ऐसे फैला हुआ नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में काफ़ी वेरिएशन भी पाई जाती हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, सेम नहीं होती हैं। प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल, प्लास्टिड, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर absent इन एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मेन कंपैरिजन यदि हम करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल एक्स्ट्रा पाई जाती है, प्लास्टिड भी केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल एक एम्प्टी स्पेस होता है जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसके द्वारा जो ज़्यादा वॉल्यूम है वो कवर होता है, और जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में रहता है प्लांट सेल के अंदर। और जबकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। इनके अलावा एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, और ये सेंट्रोल्स होते हैं, ये सेंट्रोसोम बनाते हैं और जो कि सेल डिवीजन में मदद करते हैं। यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग जो प्रकार के जीव आते हैं उनमें प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, और साथ में फंजाई हैं जो कवक आ जाते हैं। 11th क्लास के अंदर जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आता है उसमें 5 किंगडम बनाए हुए हैं जो कि RH विटेकर ने दिए थे, जिसमें सभी एनिमल्स और प्लांट्स को रखा गया है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे इन्हीं किंगडम्स में रखे हुए हैं, वायरस को छोड़ के। तो उनमें जो मोनेरा होता है, किंगडम मोनेरा, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, उसके अंदर प्रोकैरियोट्स उनको बोला जाता है। उसके अलावा जो बच गए 4 जो हमारे किंगडम है, प्रोटिस्टा है, प्लांट्स है, एनिमल, फंजाई हैं, ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं। तो जो एनिमल और प्लांट सेल है उसको हम डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। एनिमल सेल की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन प्लांट की सेल वॉल होने की वजह से जो इसकी सरफेस है या फिर जो शेप है वो फिक्स होती है। तो सेल वॉल पाए जाते हैं, सेल वॉल में कुछ प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं और लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज साइज्ड वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। बाकी जो न्यूक्लियस है वो सिमिलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे सेंट्रियोल्स पाया जाता है जो अलग है। वैक्यूल्स बिल्कुल स्मॉल साइज के मिलते हैं। सीलिया प्रेजेंट होती हैं, सीलिया यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। और जो मेन डिफरेंस है वो सेल वॉल का है। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो एक ऑर्गेनेलीज है
वो केवल प्लांट्स में पाई जाएंगी, वो एनिमल्स में नहीं होती हैं। यदि साइज की बात करें तो एनिमल सेल 10 to 30 माइक्रोमीटर लेंथ में पाया जाता है और इसकी शेप है राउंड हो रहती है और साथ में इरेगुलर भी पाई जाती है जिसकी कोई शेप फिक्स ना हो। जबकि जो प्लांट सेल है इसमें काफ़ी वेरिएबिलिटी पाई जाती है, 100 माइक्रोमीटर तक भी जो इसकी लेंथ है वो मिल सकती है और साथ में इसकी शेप है ज़्यादातर रेक्टेंगुलर या फिर क्यूबिक शेप ये पाई जाती हैं। ज़्यादा प्लांट सेल की शेप फिक्स मिलती है, एनिमल सेल की शेप है वो रेगुलर मिलती है। तो ये भी हम यहाँ से डिफरेंस है वो समझ सकते हैं। उसके बाद है जो अलग अलग स्ट्रक्चर पाई जाती हैं सेल के अंदर, जो यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल वो कैसे दिखाई देती हैं। तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस होता है जो स्पेरिकल रीजन है, क्रोमेटिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, न्यूक्लियर पोर, और ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, सेल एक नॉर्मल सेल है ओवरव्यू के अंदर कि उसके अंदर राइबोसोम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। जिस रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते वो स्मूथ होते हैं उनकी सरफेस, जबकि ये जो ग्रैन्यूल्स जो दाने जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो करती हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स है जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो साइटोस्केलेटन का काम करती हैं, सेल के शेप को बनाए रखती हैं। सेंट्रियोल्स हैं जो कि सेल डिवीजन में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये हम एनिमल सेल को पढ़ रहे हैं। जो लाइसोसोम्स हैं वो सोसाइटल बैग्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ वेसिकल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो बाहर सब्सटेंस है वो सिक्रीट कर सकती हैं। गोल्जी अपरेटस है जिसके बारे में भी हम अलग से स्पेशल पढ़ेंगे। और प्रोक्जिसोम्स वगैरह ये भी कुछ बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती हैं। साइटोप्लाज्म, ए थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल एंड इज इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ये एक थिक का मतलब हम डेंस बोल सकते हैं, एक गाढ़ा सॉल्यूशन होता है जो कि सेल को भरने का काम करता है और ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है। मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, इसके अंदर मेनली वाटर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कुछ साल्ट हैं, अलग अलग प्रकार के साल्ट भी मिल सकते हैं और साथ में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। मेन एरिया ऑफ ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जितनी भी जो एक्टिविटीज होती हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस की थी कि मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज का। जो सारी रिएक्शंस हैं जिनको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, जिसमें कोई भी चीज़ ब्रेक करनी है या फिर कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन करना है तो वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होते हैं और बॉडी में फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग चलता रहता है और वो चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। इन यूकैरियोटिक सेल द साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म होता है उसमें जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में वो सारा आ जाता है। ऑल ऑफ द ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। ये सारी जो ऑर्गेनेल्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं। द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज नॉट कंटेन्ड एनी ऑर्गेनेल्स, यदि हम साइटोप्लाज्म में से सारी ऑर्गेनेल्स को हटा देते हैं तो उसको साइटोसोल बोला जाता है। ये कई बार एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज रिवील्स प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्कुल एडवांस माइक्रोस्कोप होते हैं जिसके अंदर हर एक चीज को बारीकी से हम स्टडी कर सकते हैं। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो एक नेटवर्क मिला, किस चीज का, टीनी ट्यूब्यूल्स का। ट्यूब्यूल्स होती हैं, नालियां होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं और वो साइटोप्लाज्म में फैली हुई हैं और उन्हीं को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया। डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, जो भी सेल के अंदर का स्पेस है उसको ये 2 भागों में बांट रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ल्यूमिनल जो कि एंडोप्लाज्मिक के अंदर है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म वाला जो कंपार्टमेंट है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट बोला जाता है। ल्यूमन किसी भी चीज के ट्यूब के अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है, इसलिए इन ट्यूब्स के अंदर जो रेटिकुलम्स की जो ट्यूब होती है उनके अंदर जो भी मटेरियल फिल होता है उसको ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। जबकि जो बाहर प्रेजेंट है, बाहर तो क्या है साइटोप्लाज्म ही तो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बाहर के कंपार्टमेंट को साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं। तो इसके 2 टाइप हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
RER, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। बियर्स राइबोसोम ऑन दियर सरफेस, इनकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम को भी हम एक सेपरेट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, और जिसकी वजह से इनकी जो सरफेस है वो रफ पाई जाती है। एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, तो आउटर मेम्ब्रेन ही आगे जाके आगे बढ़ के उसी का ही एक्सटेंडेड रूप हम बोल सकते हैं, उसका ही फैला हुआ रूप है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ऑब्जर्व्ड इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ये मेनली उन सेल में ज्यादा पाया जाता है जो प्रोटीन ज्यादा बनाती हैं, और सिक्रीशन वगैरह काम है, मतलब सेल से कोई सब्सटेंस है वो सिक्रीट करने का होता है, जैसे एंजाइम वगैरह या फिर जो हार्मोन वगैरह, तो उन सेल में ये ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस है स्मूथ मिलती है, इसकी समतल सरफेस होती है। साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यहाँ पे जो लिपिड्स हैं जैसे फॉस्फोलिपिड जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, तो वो SCR में ही बनाए जाते हैं। सिंथेसाइज लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन्स इन एनिमल सेल, स्टीरोइडल हार्मोन्स की कैटेगरी है एक, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है बॉडी का, वो देखती हैं, अलग अलग हार्मोन है वो सिक्रिएट किए जाते हैं, तो वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सिक्रिएट करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वही आगे जाके कंटिन्यूस होके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जबकि जो स्मूथ सरफेस जिनकी होती है तो उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इनके जो काम है वो भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद है राइबोसोम्स, ये क्या होते हैं? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार संरचनाएं, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पेलाडे, जॉर्ज पेलाडे नाम के बायोलॉजिस्ट ने सबसे पहले ये स्ट्रक्चर्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखी थी 1953 के अंदर। तो उन्होंने पेलाडे पार्टिकल भी इनको माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इनको खोजा था, इस वजह से नाम के आगे पार्टिकल्स लिख दिया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं ये चीज भी। कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA, ये RNA के बने होते हैं, और प्रोटीन एंड इनके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इनकी ऊपर कोई भी प्रकार की झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती, ये वैसे ही फ्री प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर ATS, ये एक एस का मतलब यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट होता है, जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है जब इनको सेपरेट किया जाता है सेल से, तो उस बेस पे इनके नंबरिंग दी जाती है। ATS टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। हैज 2 सब यूनिट, इनकी 2 सब यूनिट होती हैं, छोटे भाग होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट एक स्मॉलर सब यूनिट। 2 सब यूनिट्स होती हैं जो ATS की वो 60S एंड 40S बोली जाती है, लार्ज सब यूनिट को 60S बोलते हैं और स्मॉल को 40S, और 70S के जो टाइप का राइबोसोम होता है उनके अंदर 50S और 30S टाइप की स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट पाई जाती हैं। और यहाँ से हम एक चीज में जो कंफ्यूज हो सकते हैं कि 60S एंड 40S है वो 100 बनाता है, यदि हम सम अप करते हैं तो दोनों सब यूनिट इकट्ठी होंगी तो वो 80S कैसे आ जाता है, जबकि यहाँ पे 70S के लिए जो यूनिट है वो 50 एंड 30S है, तो वो 80S बनाती है यदि हम सम करते हैं उनका। तो ये सम के हिसाब से नहीं होता, ये जब भी इनको सेपरेट किया जाता है, सेपरेट करने वाली जो ट्यूब होती है उनके अंदर कुछ मार्किंग होती है, और जहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं जब इनको सेपरेट किया जाता है लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, उसके ऊपर जो मार्किंग होती है 60 एंड 70S, उस बेस पे इनके जो अलग अलग सब यूनिट को कैटेगराइज किया जाता है। S मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होता है, जिसका मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन मतलब जब इनको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा भारी और हल्के के हिसाब से इनको अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो उस केस में ये S है जो स्वेडबर्ग यूनिट इसको बोला जाता है। और इंडायरेक्टली ये मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, जो कि किसको बताता है? मेनली डेंसिटी मतलब उसका घनत्व, और साइज है उसका जो आकार है उसके बेस पे इसकी वैल्यू होती है। बोथ 70 and 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ये हम देख सकते हैं। लार्ज सब यूनिट
जो ऊपर वाली साइड में प्रेजेंट और स्मॉल सब यूनिट इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। और काम क्या होता है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करती हैं। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस। ये भी एक ऑर्गेनेलिज होती है। कैमिलियो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास कुछ रेटिकुलर का मतलब है जाल जैसी स्ट्रक्चर्स है, वो दिखाई दी किनको, कैमिलियो गोल्जी को 1898 मतलब 1898 के अंदर। और डेंसली स्टेन्ड थी ये, मतलब जब इनको हम सेल को स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जो अलग अलग रंग एब्जॉर्ब करती हैं कुछ ऑर्गेनेलिज, तो जो गोल्जी बॉडीज थी उन्होंने ज्यादा रंग को एब्जॉर्ब किया हुआ था, तो वो डेंसली स्टेन्ड ऑर्गेनेलिज के रूप में दिखाई देती हैं माइक्रोस्कोप में। कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्ने वेरिड इन नंबर ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। गोल्जी बॉडीज हैं वो डिस्क के आकार के सैक मतलब थैली जैसी आकृतियों से बनी होती हैं, जिसको सिस्टर्ने बोला जाता है। और सिस्टर्ने अलग अलग संख्या में मिल सकते हैं और इनका जो डायमीटर है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। काफी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम किसी भी चीज को एक के ऊपर एक रखते हैं, पैरेलल रखते रहते हैं, तो इसी तरीके से वो स्टैक्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। Cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes or forming phase and concave trans और maturing phase। तो सर्कुलर आउटलाइन होती है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका एक ही सेंटर हो और उस सेंटर को मान के हम अलग अलग सर्कल यदि डिवाइड करते हैं, अलग अलग बनाते हैं, तो सिस्टर्ने भी ऐसे ही सर्कुलर आर्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं, चाप के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिसका एक साइड कनकेव साइड होती है और एक कन्वेक्स साइड होती है। कन्वेक्स को सिस बोलते हैं, साथ में फॉर्मिंग फेस भी बोल दिया जाता है, और ये न्यूक्लियस के पास होता है। जबकि जो ट्रांस या कनकेव साइड होती है या मैच्योरिंग फेस भी इसको बोल देते हैं, ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है। परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। जो काम है इनका वो क्या रहता है, ये मटेरियल्स को पैक करती हैं, पैकिंग का काम होता है। जिस भी मटेरियल को सेल से बाहर भेजना है तो वो वेसिकल के फॉर्म में बाहर भेजा जाता है। जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था, सिक्रीटरी वेसिकल्स थी जो अलग अलग सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं सेल से। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रा सेलुलर टारगेट और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। यदि किसी भी चीज को सेल के अंदर ही अलग अलग टारगेट के पास या फिर अलग अलग ऑर्गेनेलिज में भेजना है वहां पे, या फिर सेल से बाहर किसी चीज को सिक्रीट करना है, कोई भी चीज छोड़नी है, तो वो पैक करके बाहर छोड़ी जाती है। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर जो सब्सटेंस बनते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, और इसी प्रकार से ग्लूकोज और लिपिड से मिलकर जो चीजें बनती हैं उनको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। तो ये भी फॉर्मेशन है इन दोनों सब्सटेंस की, वो गोल्जी अपरेटस में ही होती है। तो गोल्जी अपरेटस है वो हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिस फेस है और नीचे ट्रांस फेस है। और इसमें गोल्जी अपरेटस में इनकमिंग ये फॉर्मिंग फेस होती है, इनकमिंग वेसिकल्स, और उसके बाद ये वेसिकल्स आगे की आगे इसमें बढ़ती रहती हैं, और इसमें इस प्रकार से ये पैरेलल एक दूसरे के अरेंज होती हैं, और एक साइड इनकी न्यूक्लियस के पास होती है और एक साइड इनकी सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक होती है। तो मेन जो स्ट्रक्चर है गोल्जी अपरेटस जो दिखाई देती है सेल के अंदर, वो इस तरीके की रहती हैं। जब भी हमको डायग्राम बनाना होता है तो कुछ स्ट्रक्चर्स को स्पेशलाइज्ड उसी सेल में उसी शेप में बनाना होता है जिस शेप में वो दिखाई देती हैं। और जो एक एक जो इनकी सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं डिस्क शेप्ड, और ये भी कटे हुए भाग यहाँ पे दिखाए गए हैं, वैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर होती हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं, इनको ट्रांसवर्सली काट के दिखाए हुए स्ट्रक्चर हैं ये गोल्जी अपरेटस। और ये सिस्टर ने बोला जाता है जो हर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती हैं, थैली जैसी आकृतियां। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो सबसे पहले लाइसोसोम्स देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये भी कुछ थैली जैसे आकार की स्ट्रक्चर होती हैं जो कि मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं, झिल्ली प्रेजेंट होती है इनके बाहर। फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। जैसे हमने गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग देखा है, तो किसी भी चीज को जब एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक कर दिया जाता है गोल्जी बॉडी को, उनको लाइसोसोम बोल सकते हैं। वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक मतलब वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना।
और तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोलेजिज, लाइपेजिज, प्रोटीएजिज, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेजिज। ये किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं एंजाइम। ऑप्टिकली एक्टिवेट द एसिडिक पीएच। और जो एंजाइम है ये कम पीएच पे ही काम करते हैं, इसलिए लाइसोसोम के अंदर जो एसिडिक कंडीशन है उसको बनाए रखा जाता है। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेजिज है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, प्रोटीन को प्रोटीएजिज तोड़ते हैं, लिपिड्स को लाइपेज तोड़ते हैं, और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएजिज एंजाइम तोड़ते हैं। और ये एंजाइम्स हैं किसी भी सब्सटेंस को जिसकी जरूरत नहीं होती सेल के अंदर, वो लाइसोसोम में भेज दिया जाता है, और उसको तोड़ के उसके जिस भी चीज की कहीं पे जरूरत होती है तो उस टाइप के यदि मटेरियल वहां से निकालना है तो वो मटेरियल वहां से भेज दिया जाता है। उसके बाद वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, खाली जगह होती है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके अंदर मेनली वैक्यूल्स में वाटर पाया जाता है, सैप मतलब फ्लूइड होता है, जो अलग अलग कंटेंट उसमें पाया जा सकता है सब्सटेंस का। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो भी चीजें सेल से बाहर छोड़नी है तो उनको थोड़ी देर के लिए वैक्यूल्स में स्टोर करके रखा जाता है। एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर सेल, तो वही मटेरियल जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है उनको भी इसके अंदर रखा जाता है। कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ज़्यादा पाया जाता है और कई बार तो ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल के द्वारा ही कवर किया जाता है। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल जो अपनी शेप चेंज कर सकें और जो कि उनके किस में मदद करते हैं, उसमो रेगुलेशन मतलब उनके शरीर में जो आयन बैलेंस है, अलग अलग आयन्स को एक मात्रा में बनाए रखने का काम है वो करते हैं। और साथ में एक्सक्रीशन मतलब जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट उनके शरीर में पैदा होता है तो उसको वो बाहर निकालते हैं। जैसे हमारे शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का काम किडनी करती हैं। क्योंकि अमीबा एक ही सेल से बना हुआ जीव है तो उसके अंदर वैक्यूल ही एक प्रकार की किडनी का काम करते हैं। फूड वैक्यूल्स फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट। कुछ फूड वैक्यूल्स भी होते हैं, जब कब बनते हैं, जब कुछ प्रोटिस्टा के अंदर वाले कुछ जीव हैं, किंगडम होता है प्रोटिस्टा और उसके अंदर काफी जीव आ जाते हैं, तो वो जीव जब कोई भी फूड पार्टिकल को निगलते हैं तो उनके अंदर फूड वैक्यूल्स बनते हैं। साथ में जो अमीबा हमने पढ़ा है उसके अंदर भी फूड वैक्यूल्स बनते हैं। और फूड को फिर क्या किया जाता है, अलग अलग एंजाइम के द्वारा, जो हमने ऊपर एंजाइम पढ़े हैं उनके द्वारा उसको पचाया जाता है। वैक्यूल्स के अंदर एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम से समझते हैं, जो सेल के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर है जो आप देख पा रहे हैं ये लाइसोसोम है। और जब भी कोई भी ऑर्गेनेलिज जब डैमेज होती हैं तो वो लाइसोसोम के अंदर चली जाती हैं और लाइसोसोम उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर जाता है। और यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये वैक्यूल्स हैं, और वैक्यूल्स एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं, जैसे ब्लू कलर की जो मेम्ब्रेन है वो आप देख पा रहे हैं। और इस मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग जो कंटेंट है, खासकर प्लांट सेल के अंदर हम देख पा रहे हैं इस चीज को, न्यूक्लियस साइड में रहता है, और जो भी अलग अलग आयंस हैं उनका बैलेंस रखने का काम करता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको भी वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस भी बोला जाता है, ऊर्जागर। मतलब जो सेल के अंदर जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए एनर्जी बनती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही जनरेट करता है। इसका जो नंबर है, शेप है, साइज है, ये अलग अलग होता है, सेल टू सेल अलग अलग पाए जाते हैं। और मेनली किस पे डिपेंड करता है कि सेल कितना वर्क करती है, जितना उसके ऊपर वर्कलोड है उतनी ज़्यादा एनर्जी की उसको नीड होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। सोसेज शेप्ड, तो सोसेज एक फूड आर्टिकल होता है, और ये जो कैरेट रेड कलर का होता है, और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसका डायमीटर 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक, और जो लेंथ है 1 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है और एक अंदर की तरफ एक झिल्ली काम होती है, जिसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, अंदर की तरफ कुछ तह बनी होती हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको क्रिस्टिया या फिर सिंगुलरली क्रिस्टा बोला जाता है। और ये मैट्रिक्स मतलब जो अंदर फ्लूइड भरा होता है इनर मेम्ब्रेन के, उसकी साइड में प्रेजेंट होती है, ताकि जो सरफेस एरिया है एनर्जी प्रोडक्शन का उसको बढ़ाया जा सके। मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, इन मेम्ब्रेन्स पे अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि
माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी मेन काम है एनर्जी प्रोडक्शन का, तो उसमें काफ़ी एंजाइम है। एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को फास्ट करते हैं। और हर एक शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उनके अंदर एंजाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का टाइप है एरोबिक, जिसके अंदर जो ग्लूकोज है उसको एयर की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है और इसमें जो एनर्जी निकलती है तो उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। मैट्रिक्स पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, मैट्रिक्स जो फ्लूइड भरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कुछ राइबोसोम के मॉलिक्यूल होते हैं, आरआरएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम 70S पाया जाता है। और जबकि जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड डिवाइड बाय फिजन, तो साथ में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में जरूरत होते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया को जब संख्या बढ़ानी होती है तो वो फिजन से, मतलब एक सेल है, एक ऑर्गेनेलिज है, दो ऑर्गेनेलिज में टूट के अपनी संख्या है वो बढ़ाती है। जो आरएनए है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो जेनेटिक मटेरियल का भी काम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है सोसेज शेप्ड, वो हम देख सकते हैं। ये सोसेज भी ऐसी तरीके का एक फूड आर्टिकल होता है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, और जबकि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो हम देख सकते हैं कि इनफोल्डिंग बनाई हुई है, अलग अलग इनफोल्डिंग है जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। उसके बाद इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स, जो भी फ्लूइड भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और बीच में दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स दानेदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। इनर मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली है, एक आउटर मेम्ब्रेन, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, काफी सारे नंबर में वो मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज है प्लास्टिड्स। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, दो मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं और मेनली प्लांट सेल में पाई जाती हैं। और साथ में कुछ यूग्लिनोइड्स मतलब युग्लिना जैसे जीवों में मिलती हैं। इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, और ये माइक्रोस्कोप में आसानी से दिख जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ बियरिंग पिगमेंट्स, पिगमेंट्स मतलब जो इनका रंग होता है उस बेस पे इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट है, कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इनके अंदर क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और साथ में कुछ कैरोटीनॉइड टाइप के वर्णक पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इनका काम क्या होता है, लाइट एनर्जी जो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स हैं फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उस केस में एनर्जी को पकड़ने में काम करता है ये। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, जैंथोफिल्स एंड अदर्स, कुछ और भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये हरे रंग के अलावा दूसरे रंग के होते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड कलर इनका मिल सकता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, और इनका शेप और साइज है वो भी अलग अलग पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग, उनको स्टोर करते हैं, और स्टोर किए गए न्यूट्रिएंट्स के बेस पे इनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अमाइलोप्लास्ट है, ये केवल कार्बोहाइड्रेट्स है उसको स्टोर करता है, मेनली स्टार्च को, जैसे पोटैटो में पाया जाता है। एलियोप्लास्ट ये ऑयल और फैट है उसको स्टोर करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन्स हैं उसको संग्रहित करने का काम करते हैं। तो जो हमने टाइप देखे हैं वो यहाँ से भी हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं। जैसे प्रोप्लास्टिड क्या होता है, जिससे प्लास्टिड बनता है, और ये अलग स्ट्रक्चर हैं जो आपने ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है, हायर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन इनकी जो मेन तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट है, ये हमने डिस्कस किया है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट हैं जो रेड कलर के होते हैं, और भी रंग के हो सकते हैं ग्रीन को छोड़ के। बाकी ल्यूकोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट है, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट जिसका हमने नाम पढ़ा था, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं उसको स्टोर करने के लिए बने होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो मेनली प्लांट्स में ज़्यादा पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, उसकी जो स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और अंदर कुछ कॉइन जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको ग्रैनम बोलते हैं। और ये ग्रैनम एक के ऊपर जब एक अरेंज हो जाते हैं तो उनको जब अरेंज हो जाते हैं तो उसको ग्रेनम बोलते हैं। जबकि जब ये एक एक कॉइन टाइप स्ट्रक्चर होती है, सिक्के जैसा करती है, उसको एक को थैलेकोइड बोला जाता है। स्ट्रोमा क्या होता है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स वर्ड
यूज किया था फ्लूइड के लिए, तो इसके अंदर जो भी फ्लूइड है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है और इसकी एक इनर और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। तो ये हम स्ट्रक्चर एक यहाँ से याद रख सकते हैं जो कि 2 या 3 नंबर में पूछी जा सकती है, ओनली स्ट्रक्चर। उसके बाद सेल डिवीजन जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का और इस पार्ट का भी। क्या होता है सेल डिवीजन? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। प्रजनन और वृद्धि में सेल का विभाजित होना, मतलब एक सेल से 2 सेल का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट दियर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो चाहे अपने लाइफ स्पैन में कितना ही साइज अटेन करें, लेकिन वो स्टार्टिंग, उनकी जो लाइफ की स्टार्टिंग है वो एक कोशिका से ही स्टार्ट होते हैं, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन में 10th क्लास में ज़्यादा डिटेल से आता है, या फिर 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट है वो बनता है, और सिंगल सेल्ड, ये एक कोशिका ही होती है। उसके बाद डिवीजन हो के पूरा ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। तो टाइप्स क्या होते हैं सेल डिवीजन के? सबसे पहला टाइप्स है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? इट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन या सोमैटिक डिवीजन बोलते हैं। सोमैटिक का मतलब ये हमारी सोमैटिक सेल्स होती हैं बॉडी की, जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है इस प्रकार का डिवीजन। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हैं। जो पेरेंट सेल होती है उसमें से जो डॉटर सेल आगे डिवाइड होती हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसे समान होती हैं, और उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर भी सेम पाया जाता है। तो वही बात है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, और उसी प्रकार के होते हैं जैसे कि पेरेंट। पेरेंट का मतलब है जिस सेल से आगे 2 सेल बननी है, तो आगे जो 2 सेल बनती है तो उसको डॉटर सेल्स बोलते हैं, और जिससे वो बनी है तो उसको पेरेंट सेल बोला जाता है। 2 स्टेप में होती है ये डिवीजन, है विभाजित होना। जब सेल को 2 भाग होते हैं, पहले तो उसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस में जो भी साइटो मेम्ब्रेन है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है और जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता चला जाता है। मियोसिस क्या होती है? ये रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। ये केवल ऐसी सेल में होता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, इसलिए उनको रिप्रोडक्टिव सेल्स बोला जाता है। और गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जैसे स्पर्म और ओवम होते हैं, तो उनके टाइम पे ही मियोसिस पाई जाती है। बाय दिस प्रोसेस, इसके द्वारा 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। जैसे ऊपर हमने देखा था वहाँ पे 2 डॉटर सेल बनती थी, लेकिन यहाँ पे 4 बनती हैं सिंगल पेरेंट सेल से, और जेनेटिकली डिफरेंट, एक दूसरे से वो अलग अलग होती हैं, जबकि ऊपर देखा था उन्हें वो दोनों समान होती हैं। द क्रोमोसोम नंबर इज देम रिड्यूस टू हाफ। जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो आधा रह जाता है, जैसा उनके पेरेंट्स के पास था। तो ये जो ज़्यादा डिटेल है वो 11th क्लास में आता है, कंप्लीट चैप्टर सेल डिवीजन। वहाँ पे हम इनकी अलग अलग स्टेजेस पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो सेल अलग अलग डिवाइड होती हैं उसके अलग अलग फेजेज होते हैं। तो इस जगह पे हम मेनली इनका एक ओवरव्यू ही है वो ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ से हम माइटोसिस और मियोसिस का एक जो जर्नल आइडिया है वो समझ सकते हैं। जैसे एक सेल है पेरेंट सेल, उससे 2 डॉटर सेल डिवाइड होती हैं। यदि उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है, जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है और आगे 46 ही रखना है, तो तब माइटोसिस होती है। उनके अंदर नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, जैसे हमारी स्किन की सेल हैं, फेफड़ों की सेल हैं, और जो स्टमक है उनकी सेल्स हैं। सारी सेल्स इसी डिवीजन से या माइटोसिस से ही अपना जो आगे नंबर है वो इंक्रीज करती है। तो जो डबल सेट होता है क्रोमोसोम्स को डिप्लॉयड बोला जाता है। और जब मियोसिस के अंदर एक सेल है वो आगे जाके 4 सेल में डिवाइड होती है, डबल बार डिवीजन होता है इनके अंदर, और जिसकी वजह से इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 रह जाता है, और 4 डॉटर सेल बनती हैं। और जो 4 डॉटर सेल बनती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ये डिफरेंट क्यों होती हैं इनका डिटेल हायर क्लासेज में आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये क्रोमोसोम नंबर है वो ये 2 स्टेप में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में ही ये डिवाइड रह जाता है, जो 46 से 23 हैं वो इसी फर्स्ट स्टेज में ही वो डिवाइड हो जाते हैं 23। उसके बाद तो उसका सिंपल माइटोसिस ही होती है, संख्या ही बढ़ती है। तो यहाँ से हम सेल डिवीजन है वो अच्छे से समझ सकते हैं।